गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय फलौदी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन पहले दो तीन वीडियो जो आए हैं उसमें अपन ने प्लेटो के बारे में पढ़ा है, जिसमें अपन ने प्लेटो का न्याय और शिक्षा का सिद्धांत है वो पढ़ा है। अभी जो तीसरा आपके सिलेबस का हिस्सा है वो है प्लेटो का साम्यवाद, यानी साम्यवादी सिद्धांत प्लेटो का। तो आज अपन प्लेटो के साम्यवाद के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेटो का साम्यवाद क्या है। इनकी जो पुस्तक है रिपब्लिक, उसी में प्लेटो ने साम्यवाद का विवरण दिया है। तो प्लेटो की ने रिपब्लिक ने प्लेटो ने आदर्श राज्य की परिकल्पना की है। इस आदर्श राज्य में न्याय को बनाए रखने के लिए, ध्यान देने वाला पॉइंट है कि न्याय को बनाए रखने के लिए शिक्षा पद्धति के साथ साथ एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का भी चित्रण किया है, जिसे प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। महत्वपूर्ण है भी समझने के लिए कि प्लेटो का जो न्याय साम्यवादी सिद्धांत है वो है क्या। चूँकि प्लेटो है वो एक आदर्श राज्य की कल्पना करता है रिपब्लिक में, और इस आदर्श राज्य में न्याय बनाए रखने के लिए प्लेटो ने शिक्षा पद्धति की बात की, जिसमें वो कंप्लीट एक आदर्श या दार्शनिक राजा तक पहुंचने के लिए कंप्लीट व्यवस्था की बात भी प्लेटो करता है। और इसी शिक्षा पद्धति के साथ साथ वो एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का भी चित्रण करता है, एक नई सामाजिक व्यवस्था का भी चित्रण करता है, जिसे प्लेटो के साम्यवाद के बारे में, जिसे या प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस नई सामाजिक व्यवस्था को, ये जो नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित की थी, इसका मुख्य ध्येय था कि न्याय और शिक्षण व्यवस्थाओं के होते हुए भी बाह्य आकर्षण और सांसारिक दुर्लभताएं संरक्षक वर्ग के मार्ग में बाधा न बने और वे निष्पक्षता और त्याग की भावना से अपना कर्तव्य कर सके। इन दुर्लभताओं के निराकरण के लिए उपयुक्त सामाजिक वातावरण प्लेटो का साम्यवाद है। तो अभी अपन अगर देखें कि प्लेटो का जो साम्यवाद है उनकी अगर अपन बात करें तो शासकों का बाह्य आकर्षण और सांसारिक दुर्बलताएं, ये जो चीज़ें हैं, ये दो दुर्लभताएं, इनका निराकरण करने का वो जो वातावरण है वो ही प्लेटो का साम्यवाद है। तो संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य बनाने के लिए, जिन आदर्श राज्य में जिस दार्शनिक राजा था उसको बनाने के लिए जिस तरह की जो शिक्षा व्यवस्था के बाद में शिक्षा व्यवस्था है वो व्यक्ति को आंतरिक रूप से संबल प्रदान करती है। तो बाह्य जो दुर्बलताएं या बाह्य जो आकर्षण का जो सांसारिक दुर्बलताएं हैं उनसे दूर रखने के लिए प्लेटो ने जिस सामाजिक वातावरण का निर्माण करता है उसी को प्लेटो का साम्यवाद कहा जा सकता है। अब सवाल ये है कि प्लेटो साम्यवाद क्यों चाहता था कि शासक इस तरह का साम्यवादी बने। क्योंकि प्लेटो बेसिकली चाहते थे कि राज्य के वर्ग जिनके हाथ में सत्ता है, तो वो क्या है कि एक समष्टि और व्यष्टि का ऐसा समन्वय प्रस्तुत कर सके जिसमें ममता, भरे स्वार्थ या क्षुद्र प्रलोभनों के लिए कोई जगह नहीं हो, छोटे मोटे प्रलोभन के लिए ऐसी जगह नहीं हो। और उसने इस तरह से राज्य के जो सत्तारूढ़ वर्ग है उसमें निर्लोप भाव से कार्य करने के लिए अनुकूल वातावरण की एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का चित्रण किया है जिसमें राज्य के संरक्षकों के पास न तो निजी संपत्ति होगी और न ही पत्नी और संतान के पारिवारिक बंधनों में बंध सकेंगे। यानी प्लेटो है वो इस तरह का एक चित्रण करता है कि जिससे राजा जो होगा, दार्शनिक राजा, उसको जो शासक वर्ग होगा उस पर किसी भी तरीके का न तो उसको परिवार का मोह होगा, न उसको संपत्ति का मोह होगा। तो उसके लिए प्लेटो है वो एक ऐसी व्यवस्था करता है ताकि उसका जो काम है वो अपना शासन पर फोकस कर सके। हम ये नहीं कहते कि भी प्लेटो ने ये कोई नई व्यवस्था दी थी, ये कोई नवीन नहीं थी, नहीं कोई मौलिक थी। प्लेटो से पहले भी ये व्यवस्थाएं हैं जो यूनानियों में साम्यवादी व्यवस्था का अनुभव था, और इस तरह का जो व्यावहारिक ज्ञान है वो यूनानी नगर राज्य उनमें देखा जा सकता था। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर अपन बात करें तो स्पार्टा में स्त्रियों को राज्य हित की दृष्टि से उधार दिया जाता था, और स्पार्टा को अपन ने शिक्षा पद्धति में और उसमें देखा था कि 7 वर्ष की अल्पायु में बच्चों को राज्यों को ले लिया जाता था और उनके भरण पोषण का काम है वो सारा का सारा राज्य ही करते थे। और स्पार्टा में जिस तरह का सार्वजनिक जलपान ग्रहण भोजनालय की व्यवस्था थी, तो जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे सभी को समान रूप से सामूहिक भोजन लेते थे, और उसी तरीके के क्रोट नामक नगर राज्य में सहकारी खेती की व्यवस्था भी थी। तो एथेंस में 5वीं में साम्यवादी व्यवस्था है उसका प्रचलन था। तो इसलिए प्लेटो का ये कोई नया नहीं था, लेकिन प्लेटो ने अपने जो राज्य था उसको, जो एक आदर्श राज्य था जो जिसकी कल्पना प्लेटो रिपब्लिक में करते हैं, उस आदर्श राज्य की कल्पना के लिए जो एक नया विचार जो लाया गया, एक नया जो तरीका लाया गया, वो प्लेटो का नवीन था। हालांकि साम्यवाद का विचार प्लेटो का नवीन था नहीं था, क्योंकि पहले से प्रचलित था, लेकिन इस तरह का संपत्ति का और पत्नियों का साम्यवाद है वो एक प्लेटो का नवीन विचार था। अब प्लेटो अपने साम्यवाद का आधार क्या क्या मानते हैं कि
क्योंकि ऐतिहासिक वास्तविकता होने के साथ साथ कुछ आधार भी होने चाहिए। तो उन आधार में पहला क्या है, मनोवैज्ञानिक आधार है। अब प्लेटो मनोवैज्ञानिक आधार क्या मानते हैं कि प्लेटो राज्य को संपूर्णता और व्यक्ति को उसकी इकाई मानता है। महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, प्लेटो क्या मान के चलते कि राज्य अपने आप में संपूर्ण है और व्यक्ति है वो इकाई है उसकी। यानी एक तरीके से राज्य को प्लेटो क्या मानते हैं, यूँ समझ सकते हो आप, राज्य को प्लेटो साध्य मानते हैं, ठीक है, और व्यक्ति है वो क्या है, साधन। तो ये व्यवस्था है वो प्लेटो करता है। प्लेटो अपने आप में क्या मान के चलते हैं कि राज्य है वो संपूर्ण है, यानी राज्य अपने आप में साध्य है और व्यक्ति है उसका साधन है। तो राज्य के बाहर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। प्लेटो का ये मानना है कि राज्य के बाहर व्यक्ति का कोई खुद का अस्तित्व नहीं है। उसका जो शारीरिक और मानसिक जो विकास है वो राज्य के भीतर रह करके ही हो सकता है। और साम्यवाद जो है वो साध्य न होकर के न्याय का साधन है। इंपॉर्टेंट बात, प्लेटो साम्यवाद को भी आदर्श राज्य के लिए साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। तो इसलिए वो एक साधन है। आदर्श राज्य प्लेटो है वो अपने आदर्श राज्य में जो 3 है उसमें से 2 वर्गों को इनसे दूर रखना चाहता है। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है ताकि जो संरक्षक वर्ग है वो निस्वार्थ भाव से राज्य की सेवा कर सके और भ्रष्टाचार, प्रतिद्वंद्विता, प्रलोभन, जो मतलब आजकल की जो जितनी भी समस्याएं चाहे वो व्यक्तिगत संपत्ति के इनसे दूर रख सके। और प्लेटो ये चाहते थे कि शासक वर्ग और संपत्ति और परिवार की संस्थाओं से दूर रखना चाहते थे। यानी प्लेटो का जो उद्देश्य था, मनोवैज्ञानिक उद्देश्य क्या था कि उस राज्य की स्थापना करना, क्योंकि राज्य को प्लेटो सब कुछ मानते तो उसकी आधारण करना। इसलिए साम्यवाद को भी प्लेटो ने क्या माना है, साध्य न मान करके न्याय का केवल साधन मात्र माना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्लेटो के मनोवैज्ञानिक आधार, मनोवैज्ञानिक जो थी उसका आधार बनी मनोवैज्ञानिक प्लेटो के साम्यवाद का, कि राजाओं के दिमाग में ही फिट होना चाहिए कि अपना जो उद्देश्य है, दो दार्शनिक राजा है उसका उद्देश्य है वो राज्य का कल्याण है, उसका खुद का कल्याण नहीं है। और राज्य का कल्याण और राज्य में न्याय होगा तभी दार्शनिक राज्य और राजा, आदर्श राज्य और राजा दोनों टिक पाएंगे। दूसरा प्लेटो है वो मानते हैं राजनीतिक आधार। अब राजनीतिक आधार क्या है, प्लेटो के जो संपत्ति का साम्यवाद का यह भी है कि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियाँ, अगर राजनीतिक और आर्थिक शक्तियाँ एक जगह से केंद्रित होगी तो दुष्परिणाम सामने आएंगे। ये एक बहुत ही व्यावहारिक सी बात है कि अगर दोनों शक्तियाँ एक जगह केंद्रित होगी तो उसका दुष्परिणाम निकलेगा। इसलिए राजनीतिक विशुद्धता को कायम करने के लिए राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों को अलग अलग हाथों में स्थापित करना नितांत आवश्यक था और ये ज़रूरी भी है। आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर अपन देखें तो राजनीतिक और आर्थिक शक्तियाँ एक हाथ में होने से काफ़ी बहुत सारी जो चुनावी भ्रष्टाचार वगैरह वॉटेवर जो भी अपन जो देखते हैं, ये अपना हालांकि मुद्दा नहीं, अपन बाद में इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो एक जगह पर शक्तियाँ केंद्रीकरण होने से लोकतंत्र में बहुत बुरा है, तो उस टाइम भी बुरा ही था। और आदर्श राज्य में राजनीतिक सत्ता है वो पूर्णतः संरक्षक हाथों में सौंप दी है, क्योंकि राजा के लिए न तो कोई कानून है न कुछ और। प्लेटो तो अपने राजा को जो सर्वश्रेष्ठ शक्तियाँ वो सारी की सारी सौंपते हैं, तो इसलिए सारी राजनीतिक शक्तियाँ उनके हाथ में। तो इसलिए प्लेटो का ये मान्यता था कि अगर आर्थिक शक्तियाँ भी राजाओं के हाथ में आ जाएगी तो उसका परिणाम है वो भयंकर होगा, और वो परिणाम से वो राष्ट्र जो संरक्षक है वो भ्रष्टाचार के शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए प्लेटो ने अपनी नवीन सामाजिक व्यवस्था में केवल शासक वर्ग को ही इन सबसे दूर रखा है। अब तीसरा है दार्शनिक आधार। प्लेटो इसका दार्शनिक आधार भी है कि प्लेटो ने दार्शनिक आधार में क्या, प्लेटो ने साम्यवाद को विशेष कार्य सिद्धांत से पुष्ट किया है। जिन व्यक्तियों को शासन जैसा महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया हो उन पर बाह्य कमजोरियों का असर न हो। महत्वपूर्ण चीज़ कि दार्शनिक आधार में प्लेटो क्या है कि जिन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण काम सौंपा गया उसमें सांसारिक तत्वों का किसी भी तरीके का उस पर असर नहीं होना चाहिए। वो ईश्वर की भक्ति में साधक, सन्यासी, मोह माया इन सब चीज़ों से दूर रहे। तो प्लेटो अपने साम्यवाद का ये दार्शनिक आधार भी पेश करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो ने अपने साम्यवाद के मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और दार्शनिक 3 आधार है वो प्लेटो है वो तय करता है। और इनका जो उद्देश्य है वो कुल मिलाकर के निचोड़ के रूप में अपन देखें तो उनका जो उद्देश्य है वो राज्य की सर्वश्रेष्ठता, उसके बाद जो दार्शनिक राजा होगा उसका जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य कल्याण की तरफ और राज्य को ऊंचाइयों की तरफ ले जाने का और शक्तियों का केंद्रीकरण रोकना। ये 2-3 चीज़ें हैं जो प्लेटो के जो साम्यवाद है उसका आधार देख सकते हैं। अब है प्लेटो का साम्यवाद, यानी प्लेटो किस किस वर्ग के साम्यवाद की बात करते हैं। साम्यवाद राज्य के 2 अल्पसंख्यक वर्ग, शासक और सैनिक। अल्पसंख्यक इसलिए कि ये संख्या में दोनों ही कम होंगे,
तो दोनों अल्पसंख्यक वर्ग है, शासक और सैनिक तक सीमित है, जनसाधारण के लिए यह लागू नहीं है। प्लेटो साम्यवाद है वो दो वर्गों तक ही सीमित रखता है, जनसाधारण को इस साम्यवाद से कोई लेना देना नहीं है। साम्यवादी व्यवस्था है वो दो भागों में विभक्त है, संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद, या परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद, ये दो प्रकार। अब पहला देखते हैं अपन संपत्ति का साम्यवाद क्या है। देखो, प्लेटो शासक और सैनिक के लिए संपत्ति का निषेध करता है, ठीक है। केवल ये किसके लिए है कि केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए लागू है संपत्ति का साम्यवाद, की दो वर्गों के लिए, जनसाधारण के लिए, जिसमें अगर अपन बात करें तो जो श्रमिक व शिल्पी, इन वर्गों के लिए प्लेटो है, यानी जिसको हम जनसाधारण की श्रेणी में रखते हैं उनके लिए प्लेटो है वो साम्यवाद की बात नहीं करता है। यानी प्लेटो को उनको साम्यवाद से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ शासक और सैनिक वर्गों तक ही सीमित रखता है। और इन दोनों वर्गों को वो अभिभावक के रूप में भी वो संबोधित करता है कि अभिभावक वर्ग तक ही उसका होगा। उनका ये मानना, ये उनका प्लेटो का ये विश्वास था कि संपत्ति सच में एक बहुत बड़ा आकर्षक का कारण है जो किसी भी व्यक्ति को अपने पद से विचलित कर सकती है। तो शासकों पर संपत्ति पर शासकों का व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त किया जाना चाहिए, जिससे उनके मन और मस्तिष्क से संपत्ति का मोह है वो खत्म किया जा सके। यानी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति एक जगह केंद्रित करना न हो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, एक नंबर पे अपन ने देखा कि शासक और सैनिक वर्ग यानी संरक्षक वर्ग के लिए केवल लागू है, जिनको प्लेटो है और संरक्षक वर्ग के नाम से। दूसरा, शक्ति संपत्ति का साम्यवाद क्यों करते हैं कि ताकि दोनों शक्तियाँ वो एक जगह से केंद्रित करना हो, और एक व्यक्ति में संपत्ति केंद्रित होने से पथ भ्रष्ट होने का भी पूरा चांसेस रहते हैं, इसलिए प्लेटो ये मान के चलते हैं। और तीसरा जो कारण है वो है प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं त्याग का मार्ग है। शासक का एकमात्र उद्देश्य है वो क्या है, जन कल्याण, यानी शासक और स्वयं को जन कल्याण तक सीमित रखता है। तो इसलिए प्लेटो साम्यवाद की बात करता है, क्योंकि वो जो जिस तरह से शिक्षा की व्यवस्था आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा के लिए करता है उसको देख करके लगता है कि प्लेटो का जो शासन, जो संरक्षक वर्ग है उसका कार्य किसी भी सूरत में भोग का मार्ग हो ही नहीं सकता, बल्कि त्याग का मार्ग है। क्योंकि 50 साल की उम्र तक व्यक्ति है वो शिक्षण लेकर के आंतरिक रूप से इतना सुदृढ़ हो जाता है कि उसको बाह्य रूप से सुदृढ़ करने के लिए प्लेटो संपत्ति और साम्यवाद की व्यवस्था की बात करता है कि अगर किसी भी तरीके का लालच नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें होगी। जैसे मतलब प्लेटो क्या कहते हैं कि राजा के लिए वो कहते हैं भी कि कम से कम व्यक्तिगत संपत्ति जितनी आवश्यक है उससे अधिक संपत्ति किसी को भी नहीं रखनी चाहिए। दूसरा, किसी के पास ऐसा घर या भंडार कोष नहीं होना चाहिए जो स्वेच्छापूर्वक प्रवेश के लिए नित्य खुला न हो, इतनी मात्रा में सामग्री भी न हो। मतलब इस तरह की बातें करते हैं युद्ध शिविर में रहने। यानी राजा के लिए वो कहता है कि राजा को खान पान की व्यवस्था है वो राज्य करेगा, सैनिकों के लिए खान पान की व्यवस्था राज्य करेगा, उनके परिवार की देखभाल राज्य करेगा। तो उनको संपत्ति की आवश्यकता कहाँ है भी, कहाँ जरूरत है, ताकि किधर भी, और भूमि का स्वामित्व क्यों करेंगे जब उनको पूरी जीवन में रहने के लिए राज्य के द्वारा पूरी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। तो प्लेटो ज़रूरत कहाँ पड़ती है, मतलब भोजन सामग्री हो, खाने पीने का हो, कपड़े लत्ते, सारी की सारी चीज़ें वो समस्त चीज़ें राज्य के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है, तो फिर कहाँ आवश्यकता है कि वो निजी संपत्ति की बात करें। और उनको कोई सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाना नहीं होता है, सामान्य खाना खाना होता है। तो वो सारी चीज़ें वो प्लेटो अपने संपत्ति के साम्यवाद में उनकी बात करता है। तो इस तरह से प्लेटो, तीन महत्वपूर्ण चीज़ें प्लेटो की संपत्ति के साम्यवाद से निकल के आती है कि ये संरक्षक वर्ग के लिए लागू है, राजनीतिक शक्तियाँ एक जगह, राजनीतिक और आर्थिक शक्तियाँ एक जगह केंद्रित न हो, इसका ध्यान रखने के लिए। और प्लेटो का जो साम्यवाद है वो शासकों के लिए केवल त्याग का मार्ग है, इसलिए शासक का एकमात्र उद्देश्य जन कल्याण है। तो इसलिए संपत्ति की जो साम्यवाद की व्यवस्था है वो प्लेटो वो ये कहता है कि संरक्षक वर्ग के लिए हित में है ये संपत्ति का साम्यवाद, ताकि संरक्षक वर्ग वो कोई भी बाह्य जो कमजोरियां हैं या सांसारिक जो दुर्बलताएं हैं उनसे किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हो। अब दूसरा बात करता है प्लेटो परिवार साम्यवाद की। तो परिवार का साम्यवाद का क्या क्या उद्देश्य है, ये कहता है कि पहला जो उद्देश्य है वो है मानसिक रूप से संरक्षक वर्ग को मजबूत करना। यानी ये जो मानसिक दुर्बलताएं हैं उनसे संरक्षक वर्ग को मुक्ति मिले और वो इतनी मजबूती ले ले कि इन चीज़ों पर किसी भी तरीके का कोई असर न हो, कि संपत्ति के साथ साथ निजी परिवार का भी त्याग कर दे। और वो पूरे, क्योंकि उनके लिए क्या है कि पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या मानता है कि इसका भी जो आदर्श जो राजा होगा या जो दार्शनिक वर्ग है, दार्शनिक वर्ग के लिए, दार्शनिक वर्ग या संरक्षक वर्ग,
इनके लिए कोई एक परिवार न हो करके संपूर्ण राज्य ही परिवार है। तो इसलिए ये अपने आप को कहीं छोटा न समझे या इस तरीके का न समझे जिससे यूँ लगे भी कोई एक किसी के लिए पक्षकारक हो रहा है या किसी एक के लिए पक्षपात हो रहा है। तो इसलिए संपूर्ण राज्य को वो परिवार माने, तो इसलिए मानसिक रूप से इतना मजबूत हो जाए कि वो किसी भी तरीके से किसी भी मतलब इवन अपने खुद के परिवार को लेकर के भी वो कमज़ोर न हो, वो इतना मजबूत हो जाए कि धन के प्रति मोह नहीं होने से सांसारिक जो माया है या जो सांसारिक मोह है उससे भी उसको मुक्ति मिल जाए। दूसरा जो उसका उद्देश्य था वो था नारी उत्थान। प्लेटो है वो ये मानते हैं कि नारी उत्थान महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर महिलाएं हैं वो अगर किसी वर्ग विशेष के साथ या जैसे कि प्लेटो के इसमें उसका एक कारण भी है नारी उत्थान मानने का, क्योंकि प्लेटो के टाइम में यूनान में जो नारी जाति की दशा थी वो बहुत ही शोचनीय थी। उन्हें घर की चार दीवार से बाहर नहीं ले जाने दिया जाता था, बाहर नहीं जाता था, और उनका कार्यक्षेत्र मकानों की दीवारों और परिवारों की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। और प्लेटो की ये मान्यताएं थी कि नारी के उत्थान के लिए कार्य क्षेत्र व्यापक और विस्तृत होना चाहिए। ये अपन ने देख चुके हैं, क्योंकि प्लेटो शिक्षा व्यवस्था में नारी को भी सम्मान शिक्षा देने की बात करता है। उसका जो उद्देश्य है वो यही है कि जिस राष्ट्र में महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा या किसी देश में उनको पर्याप्त भागीदारी का मौका नहीं मिलेगा तो उस देश की उन्नति कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए प्लेटो का एकमात्र उद्देश्य ये है, क्योंकि नारी जाति के लिए उसका प्लेटो चाहता है कि उनका कार्य क्षेत्र अधिक व्यापक और विस्तृत हो, और यह तभी संभव हो सकता है जब परिवार और विवाह की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। प्लेटो के विवाह के अंत की व्यवस्था का एथेंस में स्त्रियों की स्थिति की आलोचना की है। तो क्योंकि उनके जो कार्य इस एथेंस में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो ये थी परिवार चलाना और बच्चों को पालना, यहाँ तक उसके जो मतलब कार्य थे वो यहीं सीमित थे। तो जिसके कारण है वो राज्य को भी बहुत बड़ा नुकसान होता था, और महिलाओं को खुद को तो था ही था, और वो स्त्री और पुरुषों में भेदभाव भी होता था। इसलिए ये मानते हैं कि अगर परिवार का साम्यवाद लागू कर दिया जाए तो इस नारी उत्थान के लिए काम होगा, उनका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी दे सकेगी। तो और तीसरा, राज्य में एकता स्थापित करना, जो इनका मेन उद्देश्य था वो था राज्य में एकता। तो राज्य में एकता का मतलब ये हो गया कि किसी भी तरीके से मतलब जो परिवार का साम्यवाद होगा तो राजा के लिए समस्त व्यक्ति एक जैसे होंगे, पूरा राज्य उसके लिए परिवार होगा। वो किसी को भी भेदभाव का या उनका आरोप तो उस पर लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि भेदभाव के आरोप कब लगेंगे, जब भेदभाव के आरोप लगने के चांस कब बढ़ जाते हैं, जब भेदभाव राजा को यूँ लगता है भी किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति किसी के साथ पक्ष कर रहा है। चूँकि राजा का खुद का कोई परिवार नहीं है, वो अपने आप में ही पूर्ण है, इसलिए वो समस्त नागरिकों को एक आंख से देखेगा, और वो इसलिए राज्य में समस्त लोगों के समानता का व्यवहार होगा, तो आपसी राज्यों की एकता होगी, और राज्य के नागरिकों को भी एक मॉरल सपोर्ट होगा कि उनका राजा है, उनको किसी भी प्रकार का लालच नहीं है, वो स्वयं के लिए कुछ नहीं कर रहा है, उसका सारा का सारा जो फोकस है वो राज्य के कल्याण के लिए किया हुआ है। और परिवार के साम्यवाद का एक उद्देश्य है श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति, यानी वो चाहता है कि जो आने वाली पीढ़ियाँ हो वो इतनी मजबूत हो कि जैसे जो अधिकतम जो योग्य पुरुष और योग्य महिलाएं हैं उन्हीं का मिलन हो, और उनका मिलन करके और वो बाद में अपने मतलब जैसे अगर पिता पुत्र का ज्ञान नहीं होगा, जैसे योग्यतम होंगे तो उनकी आने वाली संतानें भी बहुत योग्य होगी, जो एथेंस और यूनान की प्रगति या संबंधित जो राज्य है उनकी प्रगति में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति के लिए प्लेटो परिवार के साम्यवाद की बात करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में प्लेटो, क्योंकि राज्य में एकता और इनकी ये जो परिवार का जो साम्यवाद रखा है उसका आधार सिर्फ इतना ही इन्होंने रखा है भी जो परिवार है मतलब जो राज्य का परिवार है उसका मानसिक रूप से वो मजबूत हो, उसके साथ नारी का उत्थान, राज्य में एकता और श्रेष्ठ संतति। क्योंकि किसी भी तरीके से अगर ये देखा जाए प्लेटो का जो साम्यवाद है उसका उद्देश्य अगर अपन बात करते हैं भी प्लेटो ये सारी चीज़ें वो क्यों व्यवस्था करता है, उसका एकमात्र उद्देश्य है अपने आदर्श राज्य की स्थापना और उस आदर्श राज्य में पूर्ण न्याय की स्थापना हो, इसका ख्याल है वो प्लेटो बहुत अच्छे से रखता है। और इस सब को लेकर के क्योंकि सारी चीज़ें हैं वो ये मानते हैं कि ये सारी चीज़ें तभी संभव हो जा पाती है जब आदमी आंतरिक मतलब प्रगति के साथ साथ उसकी बाह्य प्रगति भी हो। जिस तरह से मनुष्य का शरीर उसके आड़े नहीं आना चाहिए या उसके शारीरिक कोई कमजोरी मानसिक या शारीरिक कमजोरी आड़े नहीं आनी चाहिए, जिससे यूँ लगे भी कोई व्यक्ति है वो
किसी भी कारण किसी से प्रभावित हो रहा है। तो इसलिए प्लेटो का जो आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए प्लेटो इनकी परिवार और संपत्ति के साम्यवाद की बात करता है। अब ये सुनने में और इनमें तो ये हालांकि दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस तरह का अगर शासक हो जाए तो आप सोच के देखिएगा कि भी अगर एक ऐसा राजा जिसका न तो परिवार का मोह है, न उसको कोई संपत्ति का मोह है, न कोई और है, उन समस्त चीज़ों के लिए अगर ऐसा कोई शासक होगा तो उस राज्य की प्रगति, लेकिन क्या वास्तव में ये व्यवहारिक है? अगर इस तरह से संपत्ति और परिवार का साम्यवाद लागू कर दिया जाए, राजाओं के लिए हर एक चीज़ बैन कर दी जाए, तो कोई शासक क्यों शासन करेगा? वह उसको जीने का उद्देश्य क्या होगा? तो जो भौतिकवादी विचारक है वो लोग ये मानते हैं, वो प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि वो राजा बनाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें वो पीछे छोड़ जाते हैं। तो इनकी जो आलोचना है वो सबसे प्रभावित तरीके से जो आलोचना है वो अरस्तु ने की है। तो अब हम प्लेटो के जो साम्यवाद की आलोचनाएँ पढ़ते हैं, क्या क्या आलोचना है। अरस्तु कहते हैं जो प्लेटो का साम्यवाद है वो विविधता का शत्रु है, यानी जिस विविधता की बात है वो करते हैं, मतलब कि राज्य में एक विविधता होनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि अरस्तु का ये मानना है कि विविधता अगर इस तरह से फिक्स एक सांचे में ढाल के और चीज़ों बनाया जाएगा, या राजाओं को, ये प्लेटो राजा तैयार नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर राजा गढ़े जा रहे हैं कि जिनको एक फिक्स साधन के साथ डाल करके और एक ऐसी चीज़ों के साथ डाल के फिक्स कर दिया जाता है जिसमें कोई भी राजा है वो अपना नया नवाचार या नया कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये जो चीज़ें हैं ये सच में मतलब एक डरावनी स्थिति पैदा करती है आने वाली युग के लिए कि प्लेटो का साम्यवाद है वो किस तरह से एकता की तरफ या एक सूत्र में ही पूरे राज्यों को लेकर के जाता है। दूसरा, प्लेटो ने संपत्ति के गुणों की अवहेलना की है। ये मानते हैं कि संपत्ति कमजोरी हो सकती है, लेकिन वास्तव में अल्टीमेट कमजोरी नहीं है। संपत्ति के बहुत सारे गुण हैं। संपत्ति जोड़ने का और सामंजस्य बनाने का भी काम करती है। तो संपत्ति के सिर्फ एक तरफ आकर दी संपत्ति के कारण है वो हर कोई आदमी भ्रष्ट हो जाता है। तो भ्रष्टता के साथ साथ संपत्ति के जोड़ने के और आपस में सामंजस्य बैठाने के गुण है, तो इसके गुणों की भी प्लेटो है वो अवहेलना कर देते हैं। तीसरी आलोचना है कि प्लेटो साम्यवाद प्लेटो की बुराइयों का एकमात्र उपचार नहीं है। ये भी बात सही है कि अरस्तु कहते हैं कि प्लेटो ने जिस तरह की मतलब जो जिन जिन बुराइयों की या जिन जिन संभावित बुराइयों की जो राज्य में आ सकती है, उन समस्त बुराइयों के बारे में जो बात करते हैं उनकी बुराइयों के साम्यवाद, यानी अगर किसी को भ्रष्ट होना ही है तो उसको संपत्ति या परिवार का साम्यवाद है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो करने से वो भ्रष्ट नहीं होगा। हो सकता है वो कोई और कारणों से हो जाए। तो भ्रष्टता को रोकने के लिए या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए या किसी व्यक्ति को भ्रष्ट होने से रोकने के लिए इस तरह के बाह्य बंधन नहीं बल्कि उसकी आंतरिक नैतिकता के उत्थान पर जोर देना चाहिए ताकि व्यक्ति इस दिशा में आगे बढ़ सके। चौथा, पत्नियों का साम्यवाद अराजकता पैदा करेगा, क्योंकि प्लेटो क्या कहते हैं कि जो श्रेष्ठ नर होंगे और श्रेष्ठ नारी होंगी वो आपस में मिलकर के संतति करेंगे। तो इस तरह के बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? और हर कोई कहेगा, क्या आधार होगा कि कौन श्रेष्ठ है कौन निकृष्ट है? क्योंकि श्रेष्ठता का आधार तो इस तरह में हर एक व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करेगा और अराजकता होगी। जिन बच्चों के माता पिता का पता नहीं होगा वो स्वाभाविक है कि जो अगर माता पिता नहीं होंगे तो वो बच्चा बहुत ही उदंड प्रवृत्ति का होगा। और ऐसा हो सकता है कि जिसकी कल्पना प्लेटो ने की वो तो हो न हो, लेकिन एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिसके कारण प्लेटो खुद है वो ये सोचने लगे या खुद इस तरह की बात मतलब राज्य है वो उसमें होने लगे जिससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थापना करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। अब उसके बाद पांचवा, उत्पादन वर्ग की उपेक्षाएं, कि अगर ये मान लिया जाए जैसे अरस्तु कहते हैं कि अगर योजनाएं सच में अच्छी है तो इनके साथ भेदभाव क्यों? फिर अगर मान लो एक बार के लिए मान लिया जाए कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो सच में बहुत अच्छा है, तो उत्पादन वर्ग के साथ भेदभाव क्यों? वो वर्ग है वो खुद को वंचित क्यों रखे? उसको भी तो अपने साथ में लाना चाहिए ना। तो उत्पादन वर्ग के साथ वंचित करके प्लेटो है वो लोकतंत्र, वर्तमान जो लोकतंत्र के हिसाब से कहीं भी सेट नहीं बैठता है। और छठा, राज्य को वर्गों में विभक्त करके एकता नष्ट कर देते हैं। प्लेटो राज्य को जिस तरह का दार्शनिक वर्ग या संरक्षक वर्ग और उत्पादक वर्ग, श्रमिक वर्ग, इन वर्गों में बांट के राज्य की एकता की तहस नहस कर देते हैं। पहले से उनके गुट है और हर व्यक्ति का अपना दायरा है, वो फिक्स दायरा है, उसमें रह करके व्यक्ति काम करेगा, उससे बाहर निकलने की वो सोच भी नहीं सकता। और हो सकता है कि आपस में गुटों का इस तरह से टकराव हो जाए कि वो राज्य की एकता को ही खत्म कर दें। अब प्लेटो का सातवां क्या कहते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद है प्रतिक्रियावादी है, जो समाज को प्रगति की ओर न ले जाकर बर्बरता की ओर ले जाता है। क्योंकि जिस साम्यवादी यानी वो एक सभ्य समाज की तो ये इस तरह की धारणा हो ही नहीं सकती कि जिसमें ये हो कि कोई किसी को पता ही नहीं है कौन किसका पति है कौन किसकी पत्नी है
और किन सब चीज़ों की, मतलब ये जो चीज़ें हैं जो साम्यवादी जो एक साम्यवाद है, जो एक प्रगति कहाँ होगी फिर राज्य को। राज्य तो हमेशा इसी तरह से सोचेगा, राज्य का दायरा, राज्य में रहने वाले लोगों का सोचने का जो दायरा है वो एकदम ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि उनको लगेगा भी हम एक ऐसी दिशा में जा रहे हैं जहाँ पर हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो एक तरीका है कि ये प्रतिक्रियावाद जो है वो राज्य को उन्नति की ओर नहीं ले जा करके अवनति की ओर लेकर के जाता है। संपत्ति और आठवां क्या है, संपत्ति और परिवार का साम्यवाद कल्पना है, यथार्थ नहीं। सबसे महत्वपूर्ण कि ये सिर्फ कोरी कल्पना है जिसके बारे में विचार किया जा सकता है। इसको अपन यो अंततः नहीं कह सकते कि ये, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि अगर जिस राज्य में या जहाँ पर जिन शासकों पर संपत्ति और परिवार का साम्यवाद लागू कर दिया जाएगा, वहाँ पर कोई शासक वर्ग बनने के लिए आगे आएगा क्या? क्योंकि वास्तव में ये बहुत ही, अगर इसको व्यवहारिक रूप में लागू करके देख लिया जाए तो इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। तो ये कल्पना है, सुनने में सिर्फ अच्छा लगता है, व्यवहारिकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। और प्लेटो का जो साम्यवाद है वो प्रजातांत्रिक न होकर अभिजनतांत्रिक है, क्योंकि इसमें केवल दार्शनिक ही राजा बनेंगे या शासन करेंगे। यानी प्लेटो डेमोक्रेसी की बात नहीं करता बल्कि अभिजनतंत्र की बात करता है कि फिक्स लोग हैं, वही लोग शासन कर पाएंगे। बाकी चाहे योग्यता अयोग्यता का सवाल नहीं है, सिर्फ दार्शनिक पहले से वर्ग फिक्स कर दिया, उस वर्ग के लोग ही शासक बन पाएंगे, अन्यतर जो वर्ग के लोग हैं वो शासन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो प्लेटो का जो साम्यवाद है वो केवल अभिजनतांत्रिक के पक्ष में है। तो इस तरह की आलोचनाएं हैं वो प्लेटो के साम्यवाद की गई है। चूँकि ये भी बात है, क्योंकि प्लेटो का जो अगर हम संक्षेप में या मूल्यांकन के तौर पर देखें तो प्लेटो का जो साम्यवाद है उसका उद्देश्य जो था वो एक आदर्श राज्य की स्थापना करना और एक दार्शनिक राजा के द्वारा शासन करवाना था। लेकिन ये प्लेटो के स्टार्टिंग के विचार थे। जब रिपब्लिक किताब लिखेगी, लॉज तक आते आते प्लेटो को व्यवहारिकता का पता चल गया। उन्होंने खुद ने भी ये विचार कर दिया था कि एक व्यक्ति का शासन उपयुक्त नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने अपनी लॉज में कानून के शासन की बात है वो प्लेटो करते हैं। यानी स्टार्टिंग से लेकर के आखिर में आते आते प्लेटो खुद व्यवहारिकता पर आ जाते हैं, जिनका उनका जो उद्देश्य है वो एकमात्र उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से इस तरह के शासन की स्थापना करना जो शासन अपने जो नागरिक है उनका सर्वश्रेष्ठ शारीरिक और मानसिक कल्याण कर सके और उनको पारलौकिक कल्याण का रास्ता या ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर सके जो उनके पारलौकिक कल्याण की बात करता हो। तो प्लेटो का जो उद्देश्य है वो इस तरह का नहीं था। हालांकि जो प्लेटो ने उस समय जो जिस तरीके के साम्यवाद किया, जिस तरीके के शासन की बात की, तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से हो सकता है बेस्ट हो, क्योंकि अपन ने देखा है कि यूनान में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो ये स्त्रियों के कल्याण के लिए या राजा हो सकते हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो, तो प्लेटो को लगा हो कि एक ऐसा राजा होना चाहिए, तो उस टाइम के हिसाब से बेहतर हो सकता है। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो प्लेटो की योजना है वो कहीं न कहीं जिस तरह के जैसे राजनीतिक और आर्थिक जो शक्ति विकेंद्रीकरण की बात प्लेटो करते हैं, ये आज के टाइम में प्रासंगिक है और हमेशा प्रासंगिक बनी रहेगी, क्योंकि शक्तियों का एकीकरण है वो हमेशा तानाशाही रवैया पैदा करती है और लोगों में अविश्वास को बढ़ाता है। तो इसलिए प्लेटो के बहुत सारी आलोचनाएं होते भी वर्तमान में भी प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत है वो कहीं न कहीं जा कर के और बहुत सही साबित होता है, जो वर्तमान परिस्थितियों में भी अप्रत्यक्ष रूप से लागू है। प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लागू है। तो इस तरह से आपका जो प्लेटो है वो आज कंप्लीट हुआ है, जिसमें अपने न्याय, साम्यवाद और शिक्षा तीन ही आपको लगते हैं, तीनों अपन ने पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अरस्तू के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने साथियों के साथ शेयर करें और कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।